सभी दोस्तों को सलाम नमस्ते। कहानी डिपो में आपका स्वागत है। मैं हूं सूरज। कहानी का नाम है मुगलों ने सल्तनत बख्श दी। कहानीकार हैं भगवती चरण वर्मा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं कहानी मुगलों ने सल्तनत बख्श दी। हीरो जी को आप जानते हैं? हाँ? नहीं जानते? हीरो जी को आप नहीं जानते और ये दुर्भाग्य की बात है। अरे इसका ये अर्थ नहीं है कि केवल आपका दुर्भाग्य है। हाँ, दुर्भाग्य हीरो जी का भी है। कारण बड़ा सीधा साधा है। यदि आपका हीरो जी से परिचय हो जाए तो आप निश्चय समझ ले कि आपका संसार के एक बहुत बड़े विद्वान से परिचय हो गया। हीरो जी को जानने वालों में अधिकांश का मत है कि हीरो जी पहले जन्म में विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक तो अवश्य रहे होंगे और अपने ही किसी पाप के कारण उनको इस जन्म में हीरो जी की योनि प्राप्त हुई। अगर हीरो जी का आपसे परिचय हो जाए तो आप ये समझ लीजिए कि उन्हें एक मनुष्य अधिक मिल गया जो उन्हें अपने शौक से प्रसन्नता पूर्वक एक हिस्सा दे सके। वैसे भी हीरो जी ने दुनिया देखी है। यहाँ ये जान लेना ठीक होगा कि हीरो जी की दुनिया मौज और मस्ती की ही बनी है। शराबियों के साथ बैठकर उन्होंने शराब पीने की बाजी लगाई है और हरदम जीते हैं। हाँ, अफीम के आदी नहीं है, पर अगर मिल जाए तो इतनी खा लेते हैं जितनी से एक खानदान का खानदान स्वर्ग की या नरक की यात्रा कर सके। भांग पीते हैं तब तक जब तक उनका पेट ना भर जाए। हाँ, चरस और गांजे के लोभ में साधु बनते बनते बच गए। एक बार एक आदमी ने उन्हें संख्या खिला दी थी, इस आशा से कि संसार एक पापी के बोझ से मुक्त हो जाए। पर दूसरे ही दिन हीरो जी उसके यहाँ आ पहुंचे। हंसते हुए उन्होंने कहा, यार कल का नशा नशा था। राम दुहाई, अगर आज भी वो नशा करवा देते तो हम तुम्हें आशीर्वाद देते। लेकिन उस आदमी के पास संख्या मौजूद न थी। एक राज की बात बताऊं, हीरो जी के दर्शन प्रायः चाय की दुकानों पर ही हुआ करते हैं। जो भी पहुंचता है वो हीरो जी को एक प्याला चाय का अवश्य पिलाता है। उस दिन जब हम लोग चाय पीने पहुंचे तो हीरो जी एक कोने में आंखें बंद किए हुए बैठे कुछ सोच रहे थे। हम लोगों में बातें शुरू हो गई और हरिजन आंदोलन से घूमते फिरते बात आ पहुंची दानवराज बलि पर। पंडित गोवर्धन शास्त्री ने ऑमलेट का टुकड़ा मुंह में डालते हुए कहा, भाई ये तो कलयुग है, न किसी में दीन है न ईमान। कौड़ी कौड़ी पे लोग बेईमानी करने लग गए। अरे अब तो लिखकर भी लोग मुकर जाते हैं। एक युग था जब दानव तक अपने वचन निभाते थे। सुरों और नरों की बात ही छोड़ दीजिए, दानवराज बलि ने वचनबद्ध होकर सारी पृथ्वी दान कर दी थी। और ये पृथ्वी काहे को, स्वयं अपने को भी दान कर दिया था। हीरो जी चौंक उठे। खास कर उन्होंने कहा, क्या बात है, जरा फिर से तो कहना। सब लोग हीरो जी की ओर घूम पड़े। कोई नई बात सुनने को मिलेगी इस आशा से मनोहर ने शास्त्री जी के शब्दों को दोहराने का कष्ट उठाया। हीरो जी, ये गोवर्धन शास्त्री जो हैं सो कह रहे हैं कि कलयुग में धर्म कर्म सब लोप हो गया है। त्रेता युग में तो दैत्यराज बलि ने अपना सब कुछ केवल वचनबद्ध होकर दान कर दिया था। हीरो जी हंस पड़े। हाँ, तो ये गोवर्धन शास्त्री कहने वाले हुए और तुम लोग सुनने वाले। ठीक ही है, लेकिन हमसे सुनो, ये तो कह रहे हैं त्रेता युग की बात ना है? अरे तब तो अकेले बलि ने ऐसा कर दिया था, लेकिन मैं कहता हूं कलयुग की बात। हाँ, कलयुग में तो एक आदमी की कही हुई बात को उसकी 7-8 पीढ़ी तक निभाती गई और यद्यपि वो पीढ़ी स्वयं नष्ट हो गई, लेकिन उसने अपना वचन नहीं तोड़ा। हम लोग आश्चर्य में आ गए। हीरो जी की बात समझ में नहीं आई। पूछना पड़ा,
हीरो जी, कलयुग में किसने इस प्रकार अपने वचनों का पालन किया है, हैं? लौंडे हो ना, हैं? हीरो जी ने मुंह बनाते हुए कहा। जानते हो मुगलों की सल्तनत कैसे गई? हाँ, अंग्रेजों ने उनसे छीन ली। अरे तभी तो कहता हूं कि तुम सब लोग लौंडे हो। स्कूली किताबों को रट रट कर बन गए पढ़े लिखे आदमी, हैं? अरे मुगलों ने अपनी सल्तनत अंग्रेजों को बख्श दी थी। अब हीरो जी ने ये कौन सा नया इतिहास बनाया? आंखें कुछ अधिक खुल गईं, कान खड़े हो गए। मैंने कहा, सो कैसे? अच्छा, तो फिर सुनो। हीरो जी ने आरंभ किया। जानते हो, शहंशाह शाहजहां की लड़की शहजादी रोशन आरा एक दफे बीमार पड़ी थी और उसे एक अंग्रेज डॉक्टर ने अच्छा किया था। हाँ? उस डॉक्टर को शहंशाह शाहजहां ने हिंदुस्तान में तिजारत करने के लिए कलकत्ते में कोठी बनाने की इजाजत दे दी थी। हाँ, ये तो हम लोगों ने पढ़ा ही है, लेकिन असल बात ये है कि शहजादी रोशन आरा, अरे वही शहंशाह शाहजहां की लड़की, हाँ वही शहजादी रोशन आरा एक दफे जल गई थी। अरे अधिक नहीं जली थी, अरे हाथ में थोड़ा सा जल गई थी, लेकिन जल तो गई थी और थी शहजादी। बड़े बड़े हकीम और वैद्य बुलाए गए, इलाज किया गया, लेकिन शहजादी को कोई अच्छा न कर सका, न कर सका। और शहजादी को भला अच्छा कौन कर सकता था? वो शहजादी थी ना। सब लोग लगाते थे लेप, और लेप लगाने से होती थी जलन, और तुरंत शहजादी ने धुलवा डाला उस लेप को। अरे भला शहजादी को रोकने वाला कौन था? हाँ? अब शहंशाह सलामत को फिक्र हुई, लेकिन शहजादी अच्छी हो तो कैसे हो? हाँ? वहां तो दवा असर करने ही ना पाती थी। उन्हीं दिनों एक अंग्रेज घूमता घामता दिल्ली आया। दुनिया देखे हुए, घाट घाट का पानी पिए हुए, पूरा चालाक और मक्कार। उसको शहजादी की बीमारी की खबर लग गई। नौकरों को घूस देकर उसने पूरा हाल दरियाफ्त किया। उसे मालूम हो गया कि शहजादी जलन के वजह से दवा धुलवा डाला करती हैं। तो सीधे शहंशाह सलामत के पास पहुंचा, कहा कि मैं डॉक्टर हूं। शहजादी का इलाज उसने अपने हाथ में ले लिया। उसने शहजादी के हाथ में एक दवा लगाई। उस दवा से जलन होना तो दूर रहा, उल्टे जले हुए हाथ में ठंडक पहुंची। हैं? अब भला शहजादी उस दवा को क्यों धुलवाती है? हाथ अच्छा हो गया। जानते हो वो दवा क्या थी? हैं? हम लोगों की ओर भेद भरी दृष्टि डालते हुए हीरो जी ने पूछा। भाई हम दवा क्या जाने? कृष्णानंद ने कहा। तभी तो कहते हैं कि इतना पढ़ लिख कर भी तुम्हें तमीज न आई। अरे वो दवा थी वैसलीन, वही वैसलीन जिसका आज घर घर में प्रचार है, समझे? वैसलीन है? लेकिन वैसलीन तो दवा नहीं होती, मनोहर ने कहा। हीरो जी संभल कर बैठ गए, फिर बोले, अरे कौन कहता है कि वैसलीन दवा होती है? हैं? अरे उसने हाथ में लगा दी वैसलीन और घाव अपने आप ही अच्छा हो गया, और वो अंग्रेज बन बैठा डॉक्टर, और उसका नाम हो गया, समझे? शहंशाह शाहजहां बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने उस फिरंगी डॉक्टर से कहा, मांगो। उस फिरंगी ने कहा कि हुजूर, मैं इस दवा को हिंदुस्तान में राइज करना चाहता हूँ, इसलिए हुजूर मुझे हिंदुस्तान में तिजारत करने की इजाजत दे दे। बादशाह सलामत ने जब ये सुना कि डॉक्टर हिंदुस्तान में इस दवा का प्रचार करना चाहता है तो बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, मंजूर, और कुछ मांगो। तब उस चालाक डॉक्टर ने जानते हो क्या मांगा है? उसने कहा, हुजूर मैं एक तंबू ठानना चाहता हूँ जिसके नीचे इस दवा के फीपे इकट्ठे किए जाएंगे। जहांपना आप ये फरमान दे कि उस तंबू के नीचे जितनी जमीन आएगी वो जहांपना ने हम फिरंगियों को बख्श दी। शहंशाह शाहजहां थे सीधे साधे आदमी। उन्होंने सोचा तंबू के नीचे भला कितनी जगह आएगी। उन्होंने कह दिया, मंजूर। हाँ,
तो शहंशाह शाहजहां थे सीधे साधे आदमी, छल कपट उन्हें आता ही न था। और वो अंग्रेज था दुनिया देखे हुए, 7 समुंदर पार करके हिंदुस्तान आया था ना, पहुंचा विलायत। वहां उसने बनवाया रबड़ का एक बहुत बड़ा तंबू और जहाज पर तंबू लदवा कर चल दिया हिंदुस्तान है। कलकत्ते में उसने वो तंबू लगवा दिया। वो तंबू कितना ऊंचा था इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते हैं। उस तंबू का रंग नीला था। हाँ तो जनाब, वो तंबू लगा कलकत्ते में और विलायत से पीपे पर पीपे लद लद कर आने लगे। हाँ, उन पीपों में वैसलीन के जगह भरा था एक एक अंग्रेज जवान, मैं बंदूक और तलवार के। सब पीपे तंबू के नीचे रखवा दिए गए। हाँ, तो जैसे जैसे पीपे जमीन घेरने लगे वैसे वैसे तंबू को बढ़ा बढ़ा कर जमीन घेर दी गई। तंबू तो रबड़ का था ना, जितना बढ़ाया बढ़ गया। अब जनाब तंबू पहुंचा पलासी। हैं, तो तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि पलासी का युद्ध हुआ था, है ना? अरे सब झूठ है। असल में तंबू बढ़ते बढ़ते पलासी पहुंचा था। हैं, तो उस वक्त मुगल बादशाह का हरकारा दौड़ा था दिल्ली। बस कह दिया कि पलासी की लड़ाई हुई है। हट। जी हाँ, उस वक्त दिल्ली में शहंशाह शाहजहां की तीसरी या चौथी पीढ़ी सल्तनत कर रही थी। हरकारा जब दिल्ली पहुंचा उस वक्त बादशाह सलामत की सवारी निकल रही थी। हरकारा घबराया हुआ था। वो इन फिरंगियों की चालों से हैरान था। उसने मौका देखा ना महल, वहीं सड़क पे खड़े होकर उसने चिल्ला कर कहा, जहां पना, गजब हो गया। ये बदतमीज फिरंगी अपना तंबू पलासी तक खींच लाए हैं। चूंकि कलकत्ते से पलासी तक की जमीन तंबू के नीचे आ गई है, इसलिए इन फिरंगियों ने उस जमीन पर कब्जा कर लिया है। जो इनको मना किया तो इन बदतमीजों ने शाही फरमान दिखा दिया। बादशाह सलामत की सवारी रुक गई। उन्हें बुरा लगा। उन्होंने हरकारे से कहा, म्यां हरकारे, मैं कर ही क्या सकता हूँ। जहां तक फिरंगियों का तंबू घिर जाए वहां तक की जगह उनकी हो गई। हमारे बुजुर्ग कह गए हैं। बेचारा हरकारा अपना सामू लेकर वापस आ गया। हरकारा लौटा और इन फिरंगियों का तंबू बढ़ा। अभी तक तो आते थे पीपों में आदमी, हैं? अब आने लगा तरह तरह का सामान। हैं? हिंदुस्तान का व्यापार फिरंगियों ने अपने हाथ में ले लिया। तंबू बढ़ता ही रहा और पहुंच गया बक्सर। इधर तंबू बढ़ा, उधर लोगों की घबराहट बढ़ी। ये जो किताबों में लिखा हुआ है ना कि बक्सर की लड़ाई हुई है, ये गलत है भाई। अरे जब तंबू बक्सर पहुंचा तो फिर हरकारा दौड़ा है। अब जरा बादशाह सलामत की सुनिए। वो जनाब दीवाने खास में तशरीफ रख रहे थे और उनके सामने सैकड़ों बल्कि हजारों मुसाहब बैठे थे। बादशाह सलामत हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे और सामने एक साहब जो शायद शायर थे कुछ गा गा करके पढ़ रहे थे और कुछ मुसाहब गला फाड़ फाड़ करके वाह वाह चिल्ला रहे थे। कुछ लोग तीतर और बटेर लड़ा रहे थे। हरकारा जो पहुंचा तो ये सब बंद हो गया। बादशाह सलामत ने पूछा, म्यां हरकारे, क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? हाँफते हुए हरकारे ने कहा, जहापना इन बज्जात फिरंगियों ने अंधेर मचा रखा है। वो अपना तंबू बक्सर तक खींच लाए हैं। बादशाह सलामत को बड़ा ताज्जुब हुआ। उन्होंने अपने मुसाहबों से पूछा, म्यां हरकारा कहता है कि फिरंगी अपना तंबू कलकत्ते से बक्सर तक खींच लाए, ये कैसे मुमकिन है? इस पर एक मुसाहब ने कहा, जहां पना, ये फिरंगी जादू जानते हैं, जादू। हाँ। दूसरे ने कहा कि जहां पना, इन फिरंगियों ने जिन्नात पाल रखे हैं, जिन्नात सब कुछ कर सकते हैं। बादशाह सलामत की समझ में कुछ नहीं आया। उन्होंने हरकारे से कहा, म्यां हरकारे, तुम बतलाओ ये तंबू किस तरह बढ़ आया? हरकारे ने समझाया कि तंबू रबड़ का है,
इस पर बादशाह सलामत बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा, ये फिरंगी भी बड़े चालाक और पूरे अक्ल के पुतले हैं। इस पर सब मुसाहबों ने एक स्वर में कहा, हैं, इसमें क्या शक है जहांपना, वज़ा फरमाते हैं। बादशाह सलामत मुस्कुराए, अरे भाई, किसी चौबदार को भेजो जो इन फिरंगियों के सरदार को बुला लाए, मैं उसे खिलअत दूंगा। सब मुसाहब कह उठे, वल्लाह, जहांपना एक ही दरिया दिल है, इस फिरंगी सरदार को जरूर खिलत देनी चाहिए। हरकारा घबराया, वो आया था शिकायत करने। यहाँ बादशाह सलामत फिरंगी सरदार को खिलत देने पर आमादा थे। वो चिल्ला उठा, जहांपना, इन फिरंगियों ने जहांपना की सल्तनत का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने तंबू के नीचे कर उस पर कब्जा कर लिया है। जहांपना, ये फिरंगी जहांपना की सल्तनत छीनने पर आमादा दिखाई देते हैं। मुसाहब चिल्ला उठे, हैं, ऐसा गजब। बादशाह सलामत की मुस्कुराहट गायब हो गई। थोड़ी देर तक सोचकर उन्होंने कहा, मैं कर ही क्या सकता हूं। हमारे बुजुर्ग इन फिरंगियों को उतनी जगह दे गए हैं जितनी तंबू के नीचे आ सके। फिरंगी सरदार को खिल्लत न दूंगा तो और क्या करूंगा। इतना कहकर बादशाह सलामत फिरंगियों की चालाकी अपनी बेगमात से बतलाने के लिए हरम के अंदर चले गए। हरकारा बेचारा चुपचाप लौट आया। हाँ तो जनाब, उस तंबू ने बढ़ना जारी रखा। एक दिन क्या देखते हैं कि विश्वनाथपुरी काशी के ऊपर वो तंबू तन गया। अब तो लोगों में भगदड़ मच गई। उन दिनों राजा चेत सिंह बनारस की देखभाल करते थे। उन्होंने उसी वक्त बादशाह सलामत के पास हरकारा दौड़ाया। वो दीवाने खास में हाजिर किया गया। हरकारे ने बादशाह सलामत से अर्ज की कि वो तंबू बनारस पहुंच गया है और तेजी के साथ दिल्ली की तरफ आ रहा है। बादशाह सलामत चौंक उठे। उन्होंने हरकारे से कहा, तो मियां हरकारे, तुम ही बतलाओ क्या किया जाए। वहां बैठे दो एक उमराओं ने कहा, जहांपना, एक बड़ी फौज भेजकर इन फिरंगियों का तंबू छोटा करवा दिया जाए और कलकत्ते भेज दिया जाए। हम लोग जाकर लड़ने को तैयार हैं, जहांपना का हुक्म भर हो जाए। इस तंबू की क्या हकीकत है, एक मर्तबा आसमान को भी छोटा कर दे। बादशाह सलामत ने कुछ सोचा, फिर उन्होंने कहा, क्या बतलाऊं। हमारे बुजुर्ग शहंशाह शाहजहां इन फिरंगियों को तंबू के नीचे जितनी जगह आ जाए वो बख्श गए हैं। बख्शीश नामा की रूह से हम लोग कुछ नहीं कर सकते। आप जानते हैं, हम लोग अमीर तैमूर की औलाद हैं। एक दफा जो जबान दे दी वो दे दी। तंबू का छोटा कराना तो गैर मुमकिन है। हाँ, कोई ऐसी हिकमत निकाली जाए जिससे ये फिरंगी अपना तंबू आगे न बढ़ा सके। इसके लिए दरबारे आम किया जाए और ये मामला वहां पेश हो। इधर दिल्ली में तो ये बातचीत हो रही थी और उधर फिरंगियों का तंबू इलाहाबाद इटावा ढकता हुआ आगरे पहुंचा। दूसरा हरकारा दौड़ा। उसने कहा, जहांपना, वो तंबू आगरे तक बढ़ आया है। अगर अब भी कुछ नहीं किया जाता तो ये फिरंगी दिल्ली पर भी अपना तंबू तान कर कब्जा कर लेंगे। बादशाह सलामत घबराए। दरबारे आम किया गया। सब अमीर उमरा इकट्ठा हो गए तो बादशाह सलामत ने कहा, आज हमारे सामने एक अहम मसला पेश है। आप लोग जानते हैं कि हमारे बुजुर्ग शहंशाह शाहजहां ने फिरंगियों को इतनी जमीन बख्श दी थी जितनी उनके तंबू के नीचे आ सके। इन्होंने अपना तंबू कलकत्ते में लगवाया था, लेकिन वो तंबू है रबड़ का। और धीरे धीरे ये लोग तंबू आगरे तक खींच लाए। हमारे बुजुर्गों से जब ये कहा गया तब उन्होंने
कुछ करना मुनासिब न समझा, क्योंकि शहंशाह शाहजहां अपना कौल हार चुके हैं। हम लोग अमीर तैमूर की औलाद हैं और अपने कौल के पक्के हैं। आप लोग बतलाइए क्या किया जाए। अमीरों और मनसबदारों ने कहा, हमें इन फिरंगियों से लड़ना चाहिए और इनको सजा देनी चाहिए। इनका तंबू छोटा करवा के कलकत्ते भिजवा देना चाहिए। बादशाह सलामत ने कहा, लेकिन हम अमीर तैमूर की औलाद हैं, हमारा कौल टूटता है। इसी समय तीसरा हरकारा हांफता हुआ बिना इत्तला किए ही दरबार में घुस आया। उसने कहा, जहां पना वो तंबू दिल्ली पहुंच गया, वो देखिए किले तक आ पहुंचा। सब लोगों ने देखा, वास्तव में हजारों गोरे खाकी वर्दी पहने और हथियारों से लैस बाजा बजाते हुए तंबू को किले की तरफ खींचते हुए आ रहे थे। उस वक्त बादशाह सलामत उठ खड़े हुए। उन्होंने कहा, हमने तय कर लिया, हम अमीर तैमूर की औलाद हैं। हमारे बुजुर्गों ने जो कह दिया वही होगा। उन्होंने तंबू के नीचे की जगह फिरंगियों को बख्श दी थी। अब अगर दिल्ली भी उस तंबू के नीचे आ रही है तो आए, मुगल सल्तनत जाती है तो जाए, लेकिन दुनिया ये देख ले कि अमीर तैमूर की औलाद हमेशा अपने कौल की पक्की है। इतना कहकर बादशाह सलामत अपने अमीर उमराव के साथ दिल्ली के बाहर हो गए और दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। अब आप लोग देख सकते हैं कि इस कलयुग में भी, हैं समझ रहे हैं ना, इस कलयुग में भी मुगलों ने अपनी सल्तनत बख्श दी। हम सब लोग थोड़ी देर तक चुप रहे। इसके बाद मैंने कहा, हीरो जी एक प्याला चाय और पियो। हीरो जी बोल उठे, हैं? अरे इतनी अच्छी कहानी सुनाने के बाद भी एक प्याला चाय? अरे महुए के ठर्रे का एक अद्धा तो हो जाता तो मजा आ जाता। तो ये थी कहानी मुगलों ने सल्तनत बख्श दी। हमारी कहानी आपको कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं।